Hi, so this is 10th video from motivation chapter. You can say the last video from motivation chapter. If you are new to this channel, let me tell you, organizational behavior ये सब्जेक्ट हमारा चल रहा है अभी. तो ओबी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को इस पूरी सीरीज में, इस पूरी प्लेलिस्ट में मैंने वन बाय वन हर टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है अलोंग विद एग्जांपल्स एंड नोट्स. तो आप ओबी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अभी आज की वीडियो पे हम बात करें तो हम मोटिवेशन चैप्टर को कर रहे हैं और मोटिवेशन चैप्टर से हमारे 10 वीडियोस थे कंप्लीट, जिसमें कि आज ये हमारा लास्ट वीडियो है. इसके साथ मोटिवेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एक ओवरव्यू में आपको दे दूं कि मोटिवेशन से हमने क्या क्या कवर किया है. तो फर्स्ट वीडियो था आपका बेसिक पूरा मोटिवेशन पे कि मोटिवेशन होता क्या है, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ अबाउट मोटिवेशन. और उसके बाद हमने समझा था कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, क्योंकि मोटिवेशन के चैप्टर से मोस्टली आपसे थ्योरीज पूछी जाती हैं और वो भी सिंगल सिंगल थ्योरीज लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं. तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए हर थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए. तो अर्ली थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी कंटेंट थ्योरीज को कंप्लीट कर चुके हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरी से, जिसमें कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये सब जितने भी हैं, ERG थ्योरी वगैरह, ये सब हम कवर कर चुके हैं. लास्टली प्रोसेस थ्योरीज में से भी हम बाकी की सब थ्योरीज को समझ चुके हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी एंड फोर्टर्स मॉडल. अब आ जाता है आपका लास्ट, विच इज गोल सेटिंग थ्योरी. तो गोल सेटिंग थ्योरी होती क्या है, बिल्कुल बेसिक इसका समझ लेते हैं. ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक गोल को सेट करना, ठीक है, एस्टैब्लिश करना. अब सपोज आप बचपन में जब पढ़ते थे, अगर आपके मदर फादर आपको ये बोल रहे हैं कि अब एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो, अब डेली अपनी पढ़ने का टाइमिंग और वो सब इंक्रीज कर लो. तो ये आपने उन्होंने आपको कोई गोल सेट करके नहीं दिया, बट उन्होंने आपको एक बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दे दी कि जो स्टडी हार्डर, स्टडी मोर. तो उससे गोल सेट ना होने से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई, ठीक है, बच्चे को टारगेट नहीं मिला. लेकिन अगर उसी की बजाय उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि पापा ने बोला कि डेली मैं इन द इवनिंग बाय द टाइम आई विल बी होम, तो आई चेक कि आपने चैप्टर फर्स्ट किया या नहीं किया अच्छे से. नेक्स्ट डे यू वुड डू चैप्टर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके डेली एक चैप्टर का मैं आपसे रिव्यू लूंगा, पूरा टेस्ट करूंगा कि आपने अच्छे से कवर किया नहीं. अब उस बच्चे के लिए फादर ने क्या किया, गोल सेट कर दिया कि डेली एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, उसको डेली ये सेट हो गया उसका कि करना है. तो अब उसको मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना. उसे सुबह ही पता है कि आज शाम तक, पापा के आने तक मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, कंप्लीट करके रखना है. तो अब उसे उसके एफर्ट को एक डायरेक्शन मिल गई, उसे समझ आ गया कि उसे कौन सा चैप्टर करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये टाइम बाउंड हो जाता है उसका गोल और एक क्लियर टारगेट मिल जाता है उसको कि करना क्या है. तो ये सब किस में हेल्प करती हैं, सब चीजें मोटिवेशन में, ठीक है. सेम हैपेंस विद एन एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के साथ ये गोल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, टू पर्पसेस में यूज कर सकते हैं हम गोल को. वन इज एज मोटिवेशनल डिवाइसेस. मोटिवेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वही सेम कि आपने एम्प्लॉइज को सपोज टारगेट दे दिया कि आप हर मंथ, अभी तक तो 10 यूनिट्स सेल करते थे, बट अब इस नाउ फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आपको हर महीने 12 AC सेल करने हैं, ठीक है, या हर महीने आपको 14 यूनिट्स सेल करनी है. तो आपने क्या किया, उनको गोल सेट कर दिया, उनके लिए टारगेट दे दिया उनको. इससे एम्प्लॉइज वर्क टुवर्ड्स मीटिंग दीज गोल्स. दूसरा, एज कंट्रोल डिवाइसेस भी यूज किया जाता है गोल्स को. कैसे, सॉरी, क्योंकि देखो, जब एक बार परफॉर्मेंस हो जाए, सपोज एम्प्लॉई ने यूनिट्स बेच दी, तो अब जब मंथ के एंड में उसका मैनेजर रिव्यू करेगा उसकी परफॉर्मेंस को, तो अब अगर उसने 11 AC बेचे हैं तो वो बोलेगा कि ठीक है, आपका टारगेट 12 AC का था, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिया था, आपने 11 सेल किए, इट्स ओके, आपने 10 से तो ज्यादा ही किए, मेहनत करी, लेकिन स्टिल थोड़ा सा कम है टारगेट से, तो नेक्स्ट मंथ कोशिश करना 12 या उससे ऊपर हो, ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने एज कंट्रोल डिवाइस भी यूज किया. किसको यूज किया, इस गोल को, इस टारगेट को जो उसको दिया था. तो वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी गोल्स को यूज किया जाता है. सो एम्प्लॉइज परफॉर्म बेटर व्हेन दे हैव क्लियर गोल्स. क्लियर गोल्स का होना बहुत जरूरी है. गोल सेटिंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ गोल्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. तो एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर रहेगा और कैसे कैसे वो कितना परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, उसके गोल्स करेंगे. And the theory emphasizes that specific and challenging goals increase the motivation. Motivation को
अगर आपको लेकर के आना है तो उसके लिए गोल्स दो तरीके से जरूर होने चाहिए। एक तो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, एक चैलेंजिंग होने चाहिए। चैलेंजिंग होना क्यों जरूरी है? अब सपोज कोई बच्चा है, उसकी स्कूल में क्लास में इतना इनफ रिवीजन हो चुका है पूरे सिलेबस का कि वो सब चैप्टर्स को बार बार पढ़ चुका है। अब वो ही क्लियरली नोज एवरी लिटिल थिंग अबाउट अ चैप्टर। हर चैप्टर का उसे बिल्कुल सिंगल सिंगल डिटेल पता है, मालूम है। तो अब अगर उसके फादर बोल के भी जा रहे हैं कि आज 6 चैप्टर हो जाना चाहिए, आज 9 चैप्टर हो जाना चाहिए, तो उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। उसको लगेगा ठीक है, पापा आने वाले होंगे तो 5 मिनट पहले मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, ठीक है, एक टच दे दूंगा उस चैप्टर को। तो इससे क्या हुआ, उसको चैलेंज नहीं मिला क्योंकि वो चीज उसको आती थी। सेम गोज विद एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को जो चीज नहीं आती है, जिसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा चैलेंजिंग टास्क जब आप उसको दोगे तो वो उस चैलेंजिंग टास्क या चैलेंजिंग गोल्स उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? मोटिवेशन। ओनली चैलेंजिंग गोल्स मोटिवेट द एम्प्लॉइज। सेम स्पेसिफिक होने चाहिए गोल्स, जनरल नहीं होने चाहिए। जैसे मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई और उसने 10 एम्प्लॉइज को साथ बैठा के बोल दिया कि इस महीने हमें हमारी सेल्स को बढ़ाना है, हमें हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज को कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चला कि उनको क्या करना है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, तो उसमें जब जब तक आपने उनको स्पेसिफिक गोल्स कम्युनिकेट नहीं किए, तब तक देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस, वेरी वेरी लेस मोटिवेशन की दे विल हार्डली वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। ठीक है, जब भी आप उनको स्पेसिफिक गोल्स दोगे कि आपने हर एम्प्लॉय को बोल दिए हाँ भाई तुझे 2 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, तुझे 2 यूनिट ज्यादा सेल करनी है, तो उनको एक स्पेसिफिक गोल मिल गया। नाउ देयर आर मोर चांसेस, देयर इज मोर मोटिवेशन दैट दे विल वर्क हार्डर फॉर दिस गोल। नाउ वन इज दिस एक्रोनिम विच इज स्मार्ट। ये बहुत ही आपका पॉपुलर है, वाइडली नोन है, आपने काफी सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ा होगा। सो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? एस इज फॉर स्पेसिफिक, देन एम इज फॉर मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, ये आपने जरूर एक्सप्लेन करना है गोल सेटिंग थ्योरी की जब भी आप बात कर रहे हो एग्जाम में। इसका क्या मतलब है कि गोल्स एक तो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे। मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल क्यों होने चाहिए? क्योंकि वही सेम चीज है कि जनरल लेवल पे जब आप दोगे और उनको आप मेजर ही नहीं कर सकते कि किसी ने कितना काम किया या किसी को कितना काम करना है, तो तब तक आप उनको जब तक मेजर नहीं कर पाओगे ना, तो आप उस परफॉर्मेंस के साथ उसको मॉनिटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को गोल के साथ कंपेयर करके, ना ही आप उनके फर्दर गोल सेट कर सकते हो। तो मेजरेबल होना बहुत जरूरी है गोल्स का। अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उनको इतने डिफिकल्ट गोल्स दे दिए एम्प्लॉइज को कि वो उनके लिए अचीव करना ही नामुमकिन है। कोई 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है हर महीने, आपने उसको 25 यूनिट प्रोड्यूस करने को बोल दिया सीधा, तो वो उसके लिए कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू अचीव है। वो 8 की जगह 15 घंटे भी काम कर लेगा, तब भी वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो अचीवेबल जरूर होना चाहिए गोल। रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th पास किया बच्चे ने और आप उसको सीए की को क्लियर क्लियर करने को बोल रहे हो, सीए क्वालिफाई करने को बोल रहे हो। रियलिस्टिक होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो बस उसको आता है उससे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के या उसमें थोड़ा सा और एड ऑन करके टास्क को फिर देना उसको। टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने बस उसको ये बोल के छोड़ दिया आपको अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, दैट्स इट। नो, आपको बोलना है कि आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हमें दिखनी चाहिए, या अगले आने वाले 1 साल में आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस का चार्ट हमें ग्रो करता हुआ दिखना चाहिए। तो वो जब टाइम बाउंड गोल्स होते हैं तब उनके पूरा करने की चांसेस और मोटिवेशन दोनों ही काफी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्मार्ट एक्रोनिम। अब फाइनली आपका आ जाता है गोल सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, गोल सेट अब होगा कैसे, विच इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस थियोरी कंप्लीट मॉडल। सबसे पहले आ जाता है गोल। अब यहाँ जो ये हमने गोल डाले, किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। ठीक है, क्योंकि हम वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना मोटिवेशन की, इसलिए ये कौन सा गोल है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, अब ये पर्सनल गोल कब कन्वर्ट होगा, पर्सनल गोल कब बनाएगा एम्प्लॉइज को अपना? जब दो तीन चीजें होंगी। ठीक है, दो तीन चीजें वो क्या है? एक तो डिजायर हो एम्प्लॉय के अंदर टू मीट दैट गोल। अगर एम्प्लॉय जो है उसकी विल ही नहीं है, उसके अंदर इंटेंशन ही नहीं है उस गोल को मीट करने की, तब तक वो पर्सनली उसमें कोई भी एफर्ट नहीं डालेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। मैं हमेशा वर्क प्लेसेस की जब भी बात करती हूँ, एचआर ओबी इन सबको पढ़ाती हूँ, तो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल शॉप का उठाती हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ।
अब एक शॉप में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं और शॉपकीपर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा है एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को अपने डिसीजंस में, अपने काम में। उसको सीधा-सा उसका ओरिएंटेशन क्या है कि वर्कर आए, काम करे मेरा और चला जाए, ठीक है? वो ज़्यादा मतलब ना रखे। तो वो वर्कर भी देखा जाता है यूजुअली दुकान के जो भी उसके गोल्स है, प्रॉफिट को बढ़ाना, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इन सबको कोई अपना पर्सनल गोल नहीं समझता। वर्कर्स जो हैं वो भी अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन कुछ शॉपकीपर्स जो उनको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम, उनको अपने डिसीजंस में मिलाते हैं, उनको मतलब साथ में पार्टिसिपेशन देते हैं कि तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें, इस कस्टमर से अपनी कैसे रिलेशनशिप अच्छी बनाएं, या कैसे हम क्या पैकिंग शुरू कर दें, या हम क्या ऐसे ऐसे काम शुरू करें जिससे कि हमारा सामान और ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन भी अपने चैनल्स क्रिएट कर लें सामान को बेचने के लिए। तो जब आप उनको अपने साथ मिला के काम करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अपना खुद का गोल समझने लगेंगे। अब उनको लगेगा कि दुकान का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब उनका खुद का, तीनों का मिलके प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए एक तो डिजायर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा उससे भी जरूरी क्या है, सेल्फ एफिकेसी बिलीफ। कई बार क्या होता है कि आदमी चाह बहुत कुछ रहा होता है लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे खुद पे सिंपली विश्वास नहीं होता कि वो कर सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, खुद की एफिशिएंसी पे बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ये दोनों चीजें होंगी एम्प्लॉय के अंदर, डिजायर टू मीट द गोल और सेल्फ एफिशिएंसी का बिलीफ, तो ये दोनों मिलके गोल कमिटमेंट को बढ़ाएंगी, उसके अंदर उसको और ज्यादा डेडिकेटेड बनाएंगी गोल के लिए, गोल के टुवर्ड्स और ज्यादा कमिटेड बनाएंगी। तो गोल कमिटमेंट कैसे आ सकता है? गोल कमिटमेंट 2-3 चीजों से इंक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट वही है जो भी मैंने आपको बताया कि आप इंप्लॉइज को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दें। ठीक है, अपनी हर चीज में, वर्क प्लेस से रिलेटेड एवरी डिसीजन, एवरी वर्क मेथड, प्रोसीजर्स, वर्क प्लेस कल्चर, जो भी कुछ होता है उसमें इंप्लॉइज को पार्टिसिपेट कराओ, उससे इंप्लॉइज का कमिटमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा, गोल सेटिंग में उनको पार्टिसिपेट कराओ। उन्हीं के लिए जो गोल सेट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल मैनेजर ने अकेले बैठ के अपने रूम में गोल सेट किए और इंप्लॉइज को बुलाया, उनको पर्चे पकड़ा दिए कि ये आपके गोल्स हैं और आपको मंथ के एंड तक इनको पूरा करना है। नो, उनको बिठाओ, उनसे डिस्कस करो कि आपकी फिजिबिलिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको क्या लगता है, क्या रिसोर्सेज आपको और चाहिए, कैसे आप अपने गोल्स को फर्दर एनहेंस कर सकते हो, ठीक है, ऊपर लेके जा सकते हो अपने गोल्स को। तो ये सब क्या है, जब एम्प्लॉइज को आप पार्टिसिपेट कराते हो, उनसे डिस्कस करते हो। दूसरा, गोल्स मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगलेस चीजों के लिए आप कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो फील ही नहीं आएगा। जब तक इंपॉर्टेंस उस चीज की नहीं दिखेगी, गोल की वर्थ नहीं दिखेगी, तब तक वो उनके लिए मीनिंगफुल नहीं होगा। तीसरा, रिवॉर्ड्स को अटैच करना बहुत जरूरी है अचीवमेंट के साथ। ऐसा नहीं है आप उनको, एम्प्लॉइज को गोल्स तो उनके बढ़ाए जा रहे हो कि इस महीने में आपको 13 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, अगले महीने आपको 15 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन आप उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो, या सिंपल रिवॉर्ड छोड़ो, मनीटरी छोड़ो, आप उनको रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहे हो, एप्रिसिएशन ही नहीं दे रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो प्रॉपर, तो भी उनका मोटिवेशन स्टार्टिंग में तो अप दिख सकता है, लेकिन फिर वो धीरे 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 लो चला जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अचीवमेंट के साथ साथ रिवॉर्ड्स को भी मैनेजर को लिंक करना ही करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन इंप्रूव कमिटमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा एम्प्लॉइज कमिटेड होंगे, जितना ज्यादा एम्प्लॉइज डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स डूइंग दैट वर्क, उतना ही ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये आपका जो भी चार्ट था, गोल सेटिंग का प्रोसेस था, इसमें गोल कमिटमेंट जितना ज्यादा होगा दैट विल लीड टू टास्क परफॉर्मेंस, टास्क का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा, और जैसे ही टास्क परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो जाएगा दैट विल लीड टू मीटिंग ऑफ द गोल, गोल मीट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे अटैच किया है गोल सेटिंग थ्योरी का, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे समझ आ जाएगा और इजीली कि गोल सेटिंग थ्योरी बेसिकली है क्या। क्विकली इसको एक बार रीड करते हैं कि एक कंपनी ने टारगेट सेट किया एम्प्लॉइज के लिए टू इम्प्रूव द मंथली सेल। ठीक है, उसने सिंपली एम्प्लॉइज को बोला कि हमें मिलके अपनी मंथली सेल्स को इम्प्रूव करना है। अब उसके लिए मैनेजर को फर्दर क्या करना होगा, सबसे पहले एम्प्लॉइज को क्लियर टारगेट्स देने होंगे, परफॉर्मेंस फीडबैक देना होगा। ये नहीं सिर्फ टारगेट दे दिया और छोड़ दिया, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या वो सही डायरेक्शन में सही एफर्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हैं, वट एवर नीड्स टू बी करेक्टेड, दिस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड वेल टू द एम्प्लॉइज ऑल्सो। तो परफॉर्मेंस फीडबैक मैनेजर को देना रहेगा, उसके साथ साथ इंसेंटिव्स भी उनको देने रहेंगे अलोंग विद एवरी लिटिल अचीवमेंट। ये एम्प्लॉइज को दे दिया।
एज पर गोल सेटिंग थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद फाइनली इंप्लॉइज गेट मोटिवेटेड एंड दे वर्क विद ग्रेटर फोकस एंड एफर्ट। ठीक है, काफी एफर्ट वो पुट करेंगे, अच्छा फोकस डालेंगे और फिर उसके साथ वो काम करेंगे। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी एंड सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज। सो दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। अब आ जाती हैं कुछ लिमिटेशंस, जैसा कि हम हर थ्योरी में अब तक करते हुए आए हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं उसको, क्रिटिसिज्म क्या क्या रहता है उस थ्योरी का वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि डिफिकल्ट गोल्स में क्रिएट स्ट्रेस। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गोल दे दिया तो वो उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने एक बार एक कंपनी में काम किया था, वहां हमें इतने हाई इतने डिफिकल्ट टारगेट्स दिए जाते थे विच वर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब मुझे मैं इतनी हैरान होती थी, ऑलमोस्ट एवरी डे आई क्राइड इन द फर्स्ट 1 or 2 months व्हेन आई वाज वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर मैं ये सोच रही होती थी, मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि यार क्या पागल पागल है क्या, मतलब इसका बॉस जो है कंपनी का वो क्या कर रहा है, वो सब इम्प्लॉइज को ऐसे ही पागलों की तरह गोल्स दे जा रहा है। सुबह सुबह एक मीटिंग करता है और बोल देता है कि ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। कैसे करेंगे हम, फालतू का स्ट्रेस हुए जा रहा है, रोज मैं रो रही हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ रही हूँ। फिर उसके बाद जब ये डिसाइड किया मैंने कि तेरे से जितना हो उतना करना है, वो सिर्फ ये सोच के साथ इतने गोल्स क्रिएट कर रहे हैं सब एम्प्लॉइज के लिए, धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कि जितना ज्यादा देंगे उसमें से जो कर दिया वो ठीक, कुछ तो ज्यादा करेंगे ये लोग, तो वो स्ट्रेस होना कम हो गया। तो इस तरीके से आपको इतने डिफिकल्ट गोल्स नहीं देने एम्प्लॉइज को जो उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर दे, वो उतना भी प्रोडक्टिविटी ना लेकर के आ पाए जितना कि लेके आ सकते थे। दूसरा, एक्सेसिव फोकस गोल्स पे अगर एम्प्लॉइज ने डाल दिया तो वो उनकी क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर सकता है। कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे आपने देखे हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि पढ़ते उतना नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, टाइम टेबल्स बनाएंगे और ये सब करेंगे कि हमें इस मंथ में इतने चैप्टर्स करने हैं, इस दिन को इतने चैप्टर, मॉर्निंग में इतने, इवनिंग में इतने। और वो एक्चुअली पढ़ते नहीं है, करते नहीं है, फिर उसको फिर से फॉलो अप करते रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे अपने चार्ट को। तो ये क्या होता है कि एक्सेसिव फोकस ऑन गोल्स, एक्सेसिव फोकस ऑन प्लानिंग ओनली विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। एक्चुअली जो काम करना है उसको कम करके एक्सेसिव फोकस किस पे रहता है, सिर्फ गोल्स पे, तो वो भी नहीं होना चाहिए इस थ्योरी के अंदर। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा गोल्स पे फोकस कर दिया तो एक ये भी चांस होता है कि इंप्लॉइज जो है वो नॉन गोल एक्टिविटीज पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो उनको सिंपली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। होता है ना कि कई बार इंप्लॉइज को इतना टारगेट दे दो या उनको इतना लुक्रेटिव इंसेंटिव्स बता दो कि अगर आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हट के काम किया तो आपको ये सब दे दिया जाएगा, आपकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। तो वो अब जितने भी इंपॉर्टेंट और काम हैं, जो जिस भी काम से उनका गोल अचीव नहीं हो रहा, वो काम करेंगे ही नहीं। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क या अटेंडेंस लगाने तक भूल जाते हैं लोग, तो वो नॉन गोल एक्टिविटीज कंप्लीटली इग्नोर करके चलने लगते हैं। और लास्ट आपका वही आ जाता है कि अनरियलिस्टिक गोल्स अगर आपने बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कर दिए तो दैट विल डिक्रीज द मोरल। वो मोटिवेट, हम ये थ्योरी तो पढ़ रहे हैं मोटिवेट करने के लिए कि हाउ टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स रख दिए तो दैट विल अल्टीमेटली decrease the morale or motivation of that employee, which is wrong. ठीक है, so these were some limitations of goal setting theory and I really hope ये आपको informative लगी होगी वीडियो। अगर आपको मोटिवेशन का कंप्लीट चैप्टर समझ आ गया हो तो यू मे लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन एंड यू मे शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ऑल्सो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।